देखिए, आज जो चैप्टर है इसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं पार्षद सीमा नियम। तो पहले ये हम लोग समझे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम है क्या। कहता है कि कंपनी का निर्माण करना कोई साधारण काम नहीं है। सबसे पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में क्या था कि सोल ट्रेडिंग था। सोल ट्रेडिंग मतलब एकांकी व्यापारी था। एकांकी व्यापारी के अंतर्गत क्या होता था कि एक अकेला व्यापारी होता था, वो सारे बिजनेस को चलाता था, वही सारे बिजनेस का संचालन करता था, लाभ हानि उसी का होता था, सारा पूंजी उसी का होता था, ये सारा चीज उसी का था। तो ये सोल ट्रेडिंग की बात हो गई थी। दूसरी बात आई कि जब सोल ट्रेडिंग से बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बिजनेस कन्वर्ट हो गया पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जैसे ही वो पार्टनरशिप में गया तो दो या दो से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। बिजनेस का तीसरा रूप फिर आया पार्टनरशिप के बाद, वो कहलाया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली इस दोनों बिजनेस से बिल्कुल अलग था। अलग इस मायने में कि सोल ट्रेडिंग में जो पैसा लगाता था वही ऑनर होता था, वही सारा काम करता था। पार्टनरशिप में क्या होता था कि दो आदमी पैसा लगाता था, वही ऑनर होता था, वही सारा काम करता था, वही सारा लाभ हानि निर्धारण करता था, जो रेशियो होता था उस रेशियो में बांटता था। लेकिन तीसरा एक नया व्यक्ति जो कंपनी आया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग था। इसमें जो पैसा लगाने वाला आदमी होता था वो ऑनर तो होता था, लेकिन डे टू डे की एक्टिविटी में वो भाग नहीं ले सकता था, दिन प्रतिदिन के कार्य में वो भाग नहीं ले सकता था। वो कंपनी के किसी पॉलिसी का निर्धारण नहीं कर सकता था। अगर किसी पॉलिसी का निर्धारण करने के लिए कहा जाए तो वो निर्धारण नहीं कर सकता था, पॉलिसी का निर्धारण करने का उसे अधिकार नहीं था। लेकिन पैसा जो लगाया वो ऑनरशिप से कुछ हद तक अलग रहा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो पैसा लगाया, जो शेयर होल्डर बना, वो ऑनरशिप के तथ्य से कुछ हद तक अलग रहा। और ऑनरशिप के तथ्य से अगर अलग रहा तो यहाँ पर परेशानी क्या है कि जो डे टू डे का संचालन करने वाला व्यक्ति होता था वो कोई और होता था। डे टू डे का संचालन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्टर होता है, और कंपनी का जो ऑनर होता है, एक्चुअल कहा जाए तो वो शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है। तो जो पैसा लगाता है वो डे टू डे का संचालन नहीं कर सकता, वो पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन जो पैसा नहीं लगाता है, जो पैसा नहीं लगाता है, जो डायरेक्टर होता है वही पॉलिसी बनाता है। तो यहाँ दो कंट्रोवर्सी बात है कि जिसका पैसा है वो पॉलिसी नहीं बना सकता, और जो पॉलिसी बनाता है वो कंपनी में पैसा नहीं लगाता है। तो इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि पैसा किसी दूसरे का लगा हुआ होता है, कंपनी का संचालन कोई और कर रहा होता है, और ऐसी स्थिति में कंपनी का संचालन करने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं कंपनी को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हिंदी में इसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी अंतर नियम होता है। तो ये दोनों चीज जो है वो बिल्कुल अलग है। पार्षद सीमा नियम मुख्यतः जो है कंपनी के इंटरनल रूल और रेगुलेशन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल और रेगुलेशन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी होता है, एक इम्पोर्टेंट रूल और रेगुलेशन होता है, जिसके आधार पर ही कंपनी का संचालन किया जाता है। बहुत सावधानी से इसे बनाना पड़ता है, बहुत बारीकी से इसे बनाना पड़ता है। किसी भी होने पर वो काम अगर किया गया हो इस नियम के विरुद्ध तो वो काम जो होता है वो वैलिड नहीं माना जाता है। वो वैलिड तब जब वो इस अंतर नियम के अंतर्गत किया गया है। तो ये पहले ये कहा गया कि पार्षद भी कंपनी के इंटरनल पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करने के लिए बनाया गया इम्पोर्टेंट रूल और रेगुलेशंस है। इस रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत सारे कंपनी के इंटरनल लोग बाइंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और बंधने इनको
पॉलिसी का निर्धारण करना पड़ता है, और कोई भी काम अगर इस नियम के विरुद्ध किया जाए, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो रूल लिखा हुआ रहता है, अगर उसके विरुद्ध किया जाए तो सारा का सारा काम नल एंड वॉइड हो जाता है, सारा का सारा काम व्यर्थ माना जाता है। एक संविधान होता है ना, भारत को चलाने का संविधान, उस संविधान में सारे लोग शामिल होते हैं ना, हम भी शामिल है, आप भी शामिल है। उस संविधान को मानना पूरे भारतवर्ष के लोगों का ये है, कर्तव्य है, सारे लोगों का कर्तव्य है कि वो संविधान को माने। तो ठीक उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का रूल और रेगुलेशंस का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको मानना सारे लोगों के लिए आवश्यक है, सारे लोग इसको माने, ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन निश्चित तौर पर कुछ विद्वान लोग अपने स्तर से दिए, और वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, कहता है कि पार्षद सीमा नियम, किसी भी कंपनी का नाम, सबसे पहले होता है नाम, आदमी जन्म लेता है तो उसके माता पिता जी उसका नाम रखते हैं। उसी तरीके से कंपनी का जब जन्म होता है तो कंपनी का जैसे ही जन्म होता है तो उसका सबसे पहले नाम रखना जरूरी होता है कि वो किस नाम से जाना जाएगा, सबसे पहला चीज। दूसरा, सब एक एक करके फिर आगे में पढ़ेंगे, नाम का एक्सप्लेनेशन अलग है। उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा। तीसरा, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट, उसकी लायबिलिटी क्या होगी, और उसका कैपिटल क्या होगा। ऑब्जेक्ट के तहत कंपनी के राइट्स क्या होंगे, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, कौन सा उसे अधिकार प्राप्त है। यानी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी जाती है कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का लायबिलिटी कहाँ तक जा सकता है, कंपनी का कैपिटल कहाँ तक जा सकता है। ये सारे चीज का लगभग लगभग इसमें उल्लेख किया जाता है। और जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं, सभी से ये आशा की जाती है कि सारे लोग इस कंपनी के रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत ही काम करें। जितने भी कंपनी में जुड़े हुए लोग होते हैं, सबसे ये आशा की जाती है कि सभी लोग कंपनी के रूल और रेगुलेशन से ही काम करें, उस रूल के बियॉन्ड कोई काम ना करें। अगर रूल के बियॉन्ड कोई काम करते हैं तो वो ये माना जाएगा कि वह काम जो है वो पूरी तरीके से व्यर्थ काम है। काफी सारे लोग परिभाषा दिए हैं, उसमें से कुछ परिभाषा है जो आप लोग को याद भी कर लेना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो परिभाषा जिस जिस शब्द का प्रयोग है परिभाषा में वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जो नट सेल परिभाषा जो आया है, कंक्लूजन में जो परिभाषा हम लोग कह सकते हैं, समरी के रूप में सारे परिभाषा को जोड़ने के बाद जो परिभाषा बना है वो ऐसा कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम किसी भी कंपनी का एक विधान है। विधान का मतलब है कि यह एक रूल है, किसी भी कंपनी का क्या है, यह एक रूल है। और ये जो विधान है, यह जो रूल है, यह रूल एक आधारशिला है, एक बेस है, जिसके आधार पर कंपनी से बाहरी जो भी संसार है उसमें कंपनी का संबंध, कंपनी का कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के क्रेडिटर और ऐसे कोई भी अन्य व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ व्यवहार है, उसको इस योग्य बनाना है कि वो सब जान सके कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कंपनी क्या क्या काम करेगी वो कार्य क्षेत्र जान सके। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ, फिर से एक बार हम बता देते हैं। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का पूरी तरीके से विधान लिखा हुआ होता है, और इसमें इस प्रकार की यह आधारशिला बनाई होती है जिससे कंपनी के जितने भी संबंधित व्यक्ति होते हैं उन सबका कार्य क्षेत्र से परिभाषित किया गया होता है। इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के क्रेडिटर और बाकी अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जो कंपनी से व्यवहार करते हैं, उनको इस योग्य बना सके कि वो ये जान सके कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है। ये समरी के रूप में इसका हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं, और बाकी जो भी एक्सपर्ट डेफिनेशन दिए हैं वो सारे डेफिनेशन में से कम 2-4 डेफिनेशन आपको याद करने पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑफ हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट है इसका कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है।
तो महत्व तो पहले ही बताया गया। इतना अधिक इसका महत्व है कि अगर इसके विधान के विरुद्ध आप कोई भी काम करें, इस विधान के विरुद्ध अगर कोई भी काम करे, तो वैसी स्थिति में वो जो काम है वो काम क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। इसके विरुद्ध अगर कोई भी काम करते हैं तो ये व्यर्थ माना जाएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी के बारे में क्या कहा गया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वह कृत्रिम व्यक्ति है, और कृत्रिम व्यक्ति का संचालन और निर्माण और सारे कुछ उसके किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और वो जो व्यक्ति नियम बनाता है वो बहुत बारीकी से बनाता है कि किसी भी स्टेक होल्डर के हित का नुकसान नहीं हो, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसके हित का इसमें नुकसान नहीं हो। इसलिए इसको एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया गया, और इसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का संविधान है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का संविधान बनने में बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके जितने भी साथी लोग थे, कितना अधिक समय लगा, कितना अधिक पन्ना लगा, कितने अधिक दिमाग लगे। तो उसी तरह से ये कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अधिक दिमाग से बनाना पड़ता है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है ये पेपर। इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या जानकारी दी जाती है? सबसे पहला जो जानकारी दिया जाता है वो आपको पहले बताया कि इसमें कंपनी का नाम, सबसे पहले इसमें नाम डिस्क्राइब किया जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। दूसरा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस उद्देश्य से कंपनी खोली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या होगा। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस इसका कहाँ पर होगा। कंपनी का कैपिटल क्या होगा, कंपनी का लायबिलिटी क्या होगा, और लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। ये सब सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में दिया जाता है। सेकंड इंफॉर्मेशन है कि इसका कार्य क्षेत्र, इसका जो वर्किंग एरिया है वो कहाँ कहाँ होगा, ये कौन कौन सा काम कर सकती है और कौन कौन सा काम नहीं कर सकती है। ये जो कंपनी होगी वो कौन कौन सा काम करेगी और कौन कौन सा काम नहीं करेगी, ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। कौन कौन सा काम करेगी, जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी किताब छापने की कंपनी है, तो उसका काम क्या होगा? किताब छापना उसका काम होगा, न कि कॉपी छापना उसका काम होगा। तो ये पहले तय होना चाहिए कि ये कंपनी सिर्फ किताब छापेगी, किसी तरह का मैगजीन नहीं छापेगी, किसी तरह का आर्टिकल नहीं छापेगी। अगर कोई आर्टिकल छापने वाली जर्नल है तो फिर वो जर्नल छापेगी, बुक नहीं छापेगी। ये सब पहले इसका तय हो जाना चाहिए कि वो जो छापेगी वो क्या छापेगी। आर्टिकल छापेगी, या तो वो आर्टिकल छापेगी, तो आर्टिकल छापेगी तो उसमें सारे के सारे जर्नल से शामिल किए जाएंगे। अगर आर्टिकल नहीं छापने वाली कंपनी है, वो बुक छापने वाली कंपनी, तो खाली वो बुक छापेगी। तो ये तय होना चाहिए आर्टिकल छापने वाली जो कंपनी जर्नल जो छापेगी वो बुक नहीं छापेगी, बुक छापने वाली होगी वो आर्टिकल नहीं छापेगी। ये सब पहले से कार्य क्षेत्र इसका पहले से डिटरमाइन होना चाहिए। यानी कि आप जो काम के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, दूसरे के काम में हस्तक्षेप आप मत कीजिए। नेक्स्ट है कि कोई भी कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन करना है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि उसको स्टैब्लिश करना है, उसको अगर बनाना है, तो कोई भी कंपनी को अगर स्टैब्लिश करना है तो स्टैब्लिश करने से पहले, बनाने से पहले ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है। जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा तभी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएगी, अन्यथा कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगी, स्थापित नहीं कर पाएगी, उसको परमिशन नहीं मिलेगा स्थापित होने के लिए। जानकारी देना, कंपनी से ये आशा की जाती है कि कंपनी के जो भी रूल और रेगुलेशंस है वो सारे लोगों को बताए। पहले क्या होता था कि कंपनी के जो भी रूल और रेगुलेशंस होते थे वो उसके पेज में होते थे, कागज में होते थे, और वो कागज क्या होता था कि कंपनी के ऑफिस में रहते थे। बहुत कम लोगों को ये पता होता था कि रूल और रेगुलेशंस क्या है। आज के डिजिटल युग में क्या कर दिया गया कि सारे कंपनियों के वेबसाइट बना दिए गए हैं, और उस वेबसाइट में मैक्सिमम रूल और रेगुलेशंस की जानकारी दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां कहीं पर बैठा हुआ है, जो व्यक्ति जहां कहीं पर भी है, वहां से उसको रूल और रेगुलेशन की जानकारी मिल जाती है। अगर हम सरिया में है और बम्बई के किसी कंपनी का रूल और रेगुलेशन जानना है तो हम लोग बेहिचक वहां के बारे में जान सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल प्रयास होगा कि हम बेहिचक उसके बारे में जान जाए। आपको जाने का जरूरत नहीं है बॉम्बे के ऑफिस में, आपको कोई जरूरी नहीं है बॉम्बे जाए, आपको वेबसाइट ऑन करने की जरूरत है, उसके एड्रेस को जानने की जरूरत है।
और अब तो अगर एड्रेस भी नहीं पता है तो गूगल में सर्च कीजिए कुछ कंपनी के नाम के बारे में, वो ऑटोमेटिकली आपको खोज के बता देगा कि वो कंपनी का सर्च इंजन कहाँ तक है, कैसे वो पहुंचा जा सकता है उस कंपनी के वेबसाइट पर, वहाँ पर सारे रूल और रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कहता है फिफ्थ जो पॉइंट है कि कंपनी का जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने से पहले उसको बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफी एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं। वह जो व्यक्ति होता है, 2-4 सदस्यों लोग जो उसमें शामिल किए जाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बहुत रूल और रेगुलेशंस की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। अगर उनके पास रूल और रेगुलेशंस की जानकारी नहीं है, वो उतने एक्सपर्ट नहीं है, कुछ कानून के बारे में नहीं जानते, कुछ नियम परिनियम के बारे में अगर वो नहीं जानते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने में शामिल नहीं करना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने में वैसे ही लोगों को शामिल करना चाहिए जिनको रूल और रेगुलेशंस अच्छी तरीके से पते हो, उसको कानून की जानकारी हो, वैसे ही व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। अगर एक नॉर्मल बिहेवियर वाला व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, जिसको बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस कंपनी का लॉ वगैरह नहीं पता है, तो वो सही से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं कर पाएगा। नाउ हम लोग ये नट सेल में कह सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये एक ऐसा फंडामेंटल कंडीशन है जिससे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डिपेंड करता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि कंपनी का निर्माण निर्भर करता है। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बेसिक चीज है। बेसिक मतलब बना कंपनी और उसके पहले इसका बनना हुआ होना जरूरी है। कंपनी बनने से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बना हुआ होना जरूरी है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तो वैसे स्थिति में शायद आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का परमिशन भी नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये कंपनी का कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट करने का इसमें कैपेसिटी होता है, इसमें कंपनी के वर्क, कंपनी के राइट, कंपनी के लायबिलिटी आदि सारी चीज इसमें डिफाइन किए जाते हैं। इम्पोर्टेंस, और उसके पहले हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट डाले जाते हैं। कोई भी किताब जब बनता है तो हर किताब में कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं। उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंटेंट होने चाहिए, कुछ चैप्टर होने चाहिए जो उसमें डाले गए होते हैं। अगर वो कंटेंट और चैप्टर उसमें नहीं है तो वैसे स्थिति में वो कंटेंट और चैप्टर के अभाव में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बन पाएगा। चैप्टराइजेशन होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने चैप्टर होंगे, हर चैप्टर का कंटेंट होना चाहिए, उसका फिर सब कंटेंट होना चाहिए, जिससे ये शुरू में ही प्रीफ्रेस में नजर आ जाए। प्रीफ्रेस जो शुरू का जो पेज होता है उसमें ये स्पष्ट हो जाए कि कौन सा चीज किस पेज नंबर में लिखा हुआ है। इवन तो जब अब मोटे मोटे थीसिस बनाए जाते हैं, आप देखिएगा अपने लाइफ में जब मोटे मोटे थीसिस होते हैं तो हर लाइन का भी नंबरिंग किया जाता है। ईच एंड एवरी लाइन का नंबरिंग होता है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, कितने लाइन उस किताब में डाले गए उसका इवेंट की नंबरिंग किया जाता है। और हर नंबरिंग के आधार पर हम लोग शुरू से उसका डिस्क्रिप्शन पहले लिख देते हैं कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर ये कंटेंट है, ये कंटेंट के अंदर सब कंटेंट है, और इस लाइन नंबर में ये चीज डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ तक ये भी होता है ताकि किसी तरह का कल के डेट में कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं हो। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सा कंटेंट को डाला जाता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला चीज इसमें आता है कि नेम क्लाउज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला चीज जो डाला जाता है वो कंपनी का नाम। कंपनी का नाम का मतलब है कि कंपनी, पहले अभी ये जान लीजिए कि नटसेल में दो तरह का होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है और एक प्राइवेट कंपनी होता है। तो जो भी कंपनी पब्लिक होती है उसके नाम के अंत में लिमिटेड लिखना जरूरी है। जो पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी होती है उसके नाम के अंत में लिमिटेड लिखना जरूरी है। जो भी कंपनी प्राइवेट होती है उसको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। यानी लिमिटेड जो है वो कॉमन वर्ड है, दोनों में काम होता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। लेकिन पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, पब्लिक जो वर्ड लिखा हुआ है वो सिर्फ लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है।
और जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का प्रयोग करती है। अब कहता है कि किसी भी कंपनी का जब नाम का निर्धारण किया जाता है तो उस समय कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। जब किसी भी कंपनी के नाम का निर्धारण किया जाता है तो इसमें ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि नाम का चुनाव करते समय कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो निम्न में से हो। क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहला, अगर कोई कंपनी का ऐसा नाम निर्धारण किया गया जा रहा है जैसे उससे मिलता जुलता पहले से कोई कंपनी का नाम है, अगर किसी कंपनी का नाम पहले से उससे मिलता जुलता है तो वैसे कंपनी का नाम का निर्धारण नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी पहले से और उसी से मिलता जुलता कोई रिलायंस अभी भी रखना चाहता है तो वैसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो कंपनी पहले से डिफाइन है अपने नाम को लेकर, लोग प्रचलन में उसको जान रहे हैं, उस नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसी नाम से मिलता जुलता नाम आप नहीं रख सकते हैं। अगर मिलता जुलता नाम रखते हैं तो यह एक अपराध माना जाएगा, पहला। दूसरा चीज है कि अगर उस समय का करंट सिचुएशन अगर उस नाम को अपराध घोषित कर रखा है, इस तरह का शब्द का प्रयोग करना आपराधिक मामले के तहत आता है, तो वैसे भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो। अभी आप हाल में ही पढ़े होंगे, अखबारों में भी ये वर्ड आया था कि लोकसभा में भी ऐसा विचार लाया जा रहा है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं बहस के दौरान आपस में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो आपस में, उस पर भी बैन लगाया जा रहा है कि अगर आप उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाती है। तो उसी तरह से कंपनी के नाम के भी चुनाव में यह निर्णय लिया गया है कि जब भी कंपनी का नाम का चुनाव होता है तो ऐसे कोई शब्द जो केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही अघोषित कर दिए गए हैं कि वैसे नाम नहीं रखे जाए या अवांछनीय कर दिए गए हैं, तो वैसे शब्दों का नाम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग कंपनी के नाम के निर्धारण के समय नहीं करना चाहिए जो कंपनी के नाम के साथ सरकार के नाम को जोड़ने की कोशिश करे। जैसे मान लीजिए कि डीवीसी है, हम लोग अगर इसको डीवीसी को पूरा फुल फॉर्म में पढ़े तो डीवीसी का फुल फॉर्म किसी को पता है? नाम सुना है कोई डीवीसी का? किसी को पता है डीवीसी का फुल फॉर्म? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। कोई नहीं जानता है डीवीसी का फुल फॉर्म? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऐसा सुना है? यस सर। हाँ ठीक है। अब जो डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो शब्द है उसके बाद में भारत सरकार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी, जैसे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एक संस्था है जो बिजली का वितरण करती है, उसके बगल में लिखा रहता है झारखंड सरकार। तो आप कोई ऐसी कंपनी का नाम का निर्धारण नहीं कर दीजिए जिसके बगल में राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नाम का प्रयोग कर दिया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद का नाम है, रिलायंस कंपनी है, विप्रो कंपनी है, जी कंपनी है, टाटा है, डालमिया है, बिरला है, जो भी ग्रुप है, जो भी कंपनी है, वो बगल में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नाम का प्रयोग नहीं कर सकती है, ये एक शर्त है। हाँ, आप अपने एड्रेस में लिखिए, स्टेट में झारखंड लिखिए, कंट्री में इंडिया लिखिए, डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह लिखिए, ये सब आप अपने एड्रेस में लिख सकते हैं, लेकिन अपने नाम के बगल में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी तरह का शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी नाम का डिटर्मिनेशन किया जाए तो इसके लिए केंद्र सरकार का परमिशन जरूरी है। अगर केंद्र सरकार का परमिशन नहीं मिलता है तो नाम का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप किसी भी कंपनी का नाम का डिटर्मिनेशन अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं।
अब नाम का अगर डिटर्मिनेशन करना है तो इसको पहले सुरक्षित करवाना होगा, इसको रिजर्व करवाना होगा आपको अपने नाम के लिए। और नाम को रिजर्व करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद आपको एक फीस तय किया गया है, वो फीस देना पड़ेगा। एक फॉर्मेट तय किया गया, वो फॉर्मेट में भरना पड़ेगा और आपका नाम के लिए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देना होगा, वो फॉर्मेट भर के, वो फीस भर के। और वो नाम अगर आपका सेलेक्टेड हो जाएगा, सबसे पहले वो प्रस्तावित नाम होगा। वो नाम क्या होगा, पहले प्रस्तावित होगा, वो फाइनल नाम नहीं होगा। हो सकता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को ऐसा लगे कि ये नाम ठीक नहीं है तो आपसे एक दो नाम और मांग सकता है कि ठीक है आप अपने इच्छा से बताइए कि इस कंपनी का नाम क्या होगा। तो जो नाम होगा वो भी पहले से तय होना चाहिए। एक दो नाम और भी आप अपने मन में रख लिए, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से वो नाम नहीं पास हुआ तो दूसरा नाम पास कराने के लिए भी रखना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्मेट भरना होगा, एक फीस देना होगा। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो नाम अप्रूव्ड हो जाएगा वो नाम रिजर्व हो जाएगा और फिर उस नाम का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो नाम को आपको अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो नाम का प्रयोग दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए पीरियड क्या है, नाम सुरक्षित रखवाने का एक पीरियड है। नाम जो सुरक्षित रखवाने का पीरियड है वो एप्लीकेशन देने से 60 डेज तक है, 60 दिनों तक है। अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में 60 दिन तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें इस नाम में थोड़ा बहुत ये संशोधन करना है, जो प्रस्तावित नाम है उस प्रस्तावित नाम में थोड़ा सा संशोधन करना है। उसके लिए एप्लीकेशन देने की तारीख से 60 दिन के अंदर आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रार ऑफिस पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चीज है और वो नाम आपको देता है तो ठीक है। और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को लगता है कि आपने कोई ऐसा नाम का प्रयोग कर दिया है जो पहले से रिस्ट्रिक्टेड था, पहले से मनाही था, बावजूद आपने उस नाम का प्रयोग किया है, तो सरकार क्या करेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करेगी, आपके ऊपर 1,00,000 रुपये का पेनाल्टी लगा देगी। अगर गलत तरीके से नाम का चयन किए हैं तो 1,00,000 रुपये का प्रस्तावित नाम के विरुद्ध आप पर पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। अगर आप डालमिया से मिलता जुलता कोई नाम रखते हैं, टाटा से मिलता जुलता कोई नाम रखते हैं, रिलायंस से मिलता जुलता, विप्रो से मिलता जुलता, इससे ऐसा मिलता जुलता कोई अगर नाम रखते हैं तो आप पर 1,00,000 रुपये का पेनाल्टी हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप नाम दे दी तो रजिस्ट्रार ऑफिस रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट तो करेगा ही करेगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी 1,00,000 रुपये का लगाएगा। इवन अगर बाद में कंपनी को ऐसा लगता है कि हमने नाम अलॉटमेंट कर तो दिया लेकिन वो नाम अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए था, वो नाम ऑलरेडी किसी को अलॉटमेंट था, वो अलॉटेड था नाम, तो कंपनी का जो ऑफिस का नाम ऑलरेडी अलॉटेड हो चुका है रजिस्ट्रार ऑफिस में गलती से, तो रजिस्ट्रार आपको एक नोटिस देकर रजिस्टर से आपके कंपनी का नाम काट देगा और आपको ये कहेगा कि फिर नया नाम सुझाइए और वो पब्लिकली रजिस्ट्रार ऑफिस दुनिया को बता देगा किस कंपनी का नाम ये था और अब ये इस कंपनी के नाम से जानी जाएगी और उसका प्रचलन उसी दिन से मान लिया जाएगा। ये हो गया उसके नाम से संबंधित नियम और कानून। अब आया कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। दूसरा चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट चीज डाला जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो उसको पंजीकृत कार्यालय कहा जाता है, वो उसका हेड ऑफिस होगा। भारत के किस राज्य में होगा यह स्पष्ट होना चाहिए और किस राज्य के किस जिले में होगा, किस शहर में होगा, किस रोड में होगा, किस मकान नंबर में होगा, किस पंचायत में होगा, ये फुल डिटेल्स उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एड्रेस दिया गया है वो फॉर्जरी एड्रेस है। अगर वो फॉर्जरी एड्रेस होगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और अगर वो सही एड्रेस होगा तो वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए टीम भी आएगी कि उस पता पर सचमुच में वो कार्यालय अवस्थित है या नहीं है। अगर वो भाड़े के मकान में है तो वो भाड़ा का भी एग्रीमेंट तय होना चाहिए। अगर वो निजी मकान में है तो निजी कंपनी का अपना जमीन का कागजात भी उसमें तय होना चाहिए। ये सब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस में तय होना चाहिए। प्लस जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बड़े बड़े अक्षरों में वहां पर का जो लोकल लैंग्वेज और नेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है उस दोनों लैंग्वेज में उसका नामांकन लिखा हुआ होना चाहिए कि ये इस कंपनी का मुख्य कार्यालय है। जैसे बीसीसीएल है उसका मुख्य कार्यालय बाहर में बोर्ड में लिखा हुआ है,
आपका सरिया कॉलेज है, बाहर के बोर्ड में लिखा हुआ है, उसका पता लिखा हुआ है, उसका हेड ऑफिस का नाम लिखा हुआ है। तो ये सब पहले से तय होना चाहिए कि जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस जिस शहर में बना रहे हैं उसका पता क्या होगा, और वो पता जो है वो कंपनी के ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में पेंट किए हुए होने चाहिए, लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में है तो वहाँ की भाषा में भी हो, और प्लस नेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कि अंग्रेजी में भी होना चाहिए। अगर केरला में है तो केरल की भाषा में भी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, प्लस अंग्रेजी में भी होना चाहिए। झारखंड में है तो हिंदी में भी हो सकता है और अंग्रेजी में भी हो सकता है। बंगाल में है तो बंगला में भी हो सकता है और अंग्रेजी में भी हो सकता है। यानी ये दोनों भाषा का प्रयोग होना जरूरी है, ताकि लोग आसानी से पढ़ सके कि इसका जो ऑफिस है वो इस जगह पर, और उसका सत्यापन इंस्पेक्शन किया जाएगा ऑफिस के द्वारा 30 दिन के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा। अगर उस कंपनी का कोई कॉमन सील है तो कॉमन सील है तो वो भी उस नाम के बगल में होना चाहिए। कॉमन सील का मतलब क्या है, जो उसका लोगो होता है। हर कंपनी का एक लोगो होता है, जैसे कॉलेज का आप देखिए लोगो बना हुआ होता है, तो जहां भी कॉलेज का ऊपर में नाम लिखा हुआ है वहां पर देखिएगा वहां लोगो भी बना हुआ है। वो लोगो भी कई बार लोग खुदवा के दीवार में बनवाते हैं, कुछ लोग पेंट करके बनवाते हैं, कुछ लोग उसको धातु से बनवा देते हैं कि धातु का बना हुआ रहेगा तो वो परमानेंट रहेगा। और कंपनी जितना भी करस्पॉन्डेंस करेगी, जितना भी लेटर इश्यू करेगी, जितना भी बिल इश्यू करेगी, जितना भी पेपर इश्यू करेगी, सब में उसका लोगो होगा, उस कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी का एड्रेस होगा, और अगर हो सके तो कंपनी का टेलीफोन नंबर होगा, कंपनी का फैक्स नंबर होगा, कंपनी का ईमेल होगा, कंपनी का वेबसाइट एड्रेस होगा, ये सारे चीज होंगे। और अगर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो भी होगा। जैसे अभी आप देखिएगा कि हर दुकानदार के बिल में एक GSTIN नंबर रहता है, तो उसी तरीके से अगर कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो भी होना चाहिए। तो ये हो गया कंपनी के एड्रेस के बारे में बातें। अब नेक्स्ट जो वर्ड आता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। कंपनी सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। कंपनी जिसका भी पैसा ली है, जो भी इन्वेस्टर का पैसा ली है, वो इन्वेस्टर का पैसा को सुरक्षित रखना ये कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अगर कंपनी अपना पैसा को सुरक्षित नहीं रखेगी तो इन्वेस्टर का पैसा जो है वो जोखिम में चला जाएगा, और कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि कंपनी हमेशा दूसरे के पैसे से चलती है, और दूसरे के पैसे से चलने से उसकी पैसे की सिक्योरिटी करना आपकी जिम्मेवारी है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट तय होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट की कंपनी को जो भी लोन देगा, जो भी डिवेंचर होल्डर होगा, जो भी लोन प्रोवाइडर होगा, उसके भी हित की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर उसके हित की सुरक्षा नहीं होती है तो कोई आपको लोन नहीं देगा, कोई भी डिवेंचर आपको डिवेंचर होल्डर लोन देने से इनकार कर सकता है। तो लगभग अभी तो समय खत्म हो रहा है।